एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स। मेरा नाम है मेघा जायसवाल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके इंटेलिजेंस टेस्ट यानी कि आपके बुद्धि परीक्षण को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री इसके बारे में समझेंगे। देखिए, इंटेलिजेंशिया वर्ड के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंटेलिजेंस आपका कहां से आता है। इंटेलिजियर या इंटेलिजेंशिया वर्ड से आता है, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। अब इंटेलिजेंस को मेजर भी किया जा सकता है। ये बात सबसे पहले किसने सोची? सर फ्रांसिस गैल्टन ने। ठीक है, सर फ्रांसिस गैल्टन, जिनको फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहा जाता है, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सोचा कि इंटेलिजेंस यानी बुद्धि को मापा भी जा सकता है, इंटेलिजेंस को मेजर भी किया जा सकता है। ठीक है, फिर बात आती है मेंटल टेस्ट की। मेंटल टेस्ट ये टर्म किसने दिया था? मानसिक परीक्षण ये दिया था आपका मैकीन कैटल ने। ठीक है, 1890 में मैकीन कैटल ने दिया था, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे। एल्फ्रेड बिने और थियोडर साइमन ने सबसे पहला सफल अटेम्प्ट किया था इंटेलिजेंस को मेजर करने का, यानी एल्फ्रेड बिने, बल्कि एल्फ्रेड बिने को इसका जनक माना जाता है, इसीलिए एल्फ्रेड बिने को आप कहते हैं फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग। ठीक है, बुद्धि परीक्षणों का जनक कहा जाता है एल्फ्रेड बिने को। तो एल्फ्रेड बिने ने सबसे पहली बार इंटेलिजेंस को मेजर किया थियोडर साइमन के साथ मिलकर। एल्फ्रेड बिने के नाम पर एक और चीज इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है वो ये कि जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट है, मेंटल एज को हिंदी में कहते हैं मानसिक आयु। ठीक है, तो मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट भी कौन लेकर आए थे? बिने ही लेकर आए थे। जो पहला रिवीजन बिने के स्केल में किया गया था वो था आपका 1908 में, और 1911 में इसमें सेकेंड रिवीजन किया गया था, जहां पर जो एज रेंज थी उसको इंक्रीज किया गया। ठीक है, बेसिकली बच्चों के लिए था, तरीके से टेस्ट को रिवाइज किया गया, ये अडल्ट्स के लिए भी यूज किया जा सके। लुइस एम टर्मन ने 1912 में इसका फिर से रिवीजन किया। अच्छा, अब इसका जो रिवीजन करके जो स्केल पब्लिश हुआ था उसे आप कहते हैं स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल। ठीक है, स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल आपका पब्लिश हुआ था 1916 में। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल का रिवीजन किया किसने था, तो आप किसका नाम लेंगे? टर्मन का नाम लेंगे। ठीक है, टर्मन ने किया था। स्टैनफोर्ड बिने स्केल इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टर्मन ने ये रिवीजन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया था। ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम है, वहां पर ये रिवीजन किया था उन्होंने स्केल का, इसीलिए इसे स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल के नाम से जाना जाता है। लेकिन किया किसने था? अगर व्यक्ति का नाम पूछ लेंगे तो टर्मन आएगा। अब बात करते हैं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट यानी कि आपकी बुद्धि लब्धि की, जिसमें हम इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं। इंटेलिजेंस को किसके टर्म्स में मेजर किया जाता है? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के टर्म्स में, यानी बुद्धि लब्धि में। तो ये जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का कॉन्सेप्ट है, ये कौन लेकर आए थे? विलियम स्टर्न। और आईक्यू जिसे हम कहते हैं, तो फॉर्मूला क्या है? आईक्यू इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100। ठीक है, यहां लिखा भी हुआ है। MA क्या है? आपकी मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु। CA क्या है? आपकी क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आयु। कई कई जगह आपको हिंदी में कालानुक्रमिक आयु भी लिखा हुआ मिल सकता है, वैसे है क्या? एक्चुअली वास्तविक आयु। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है जितनी भी एक व्यक्ति की आयु है वो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज या वास्तविक आयु होती है। मेंटल एज कहां से निकलती है? किस तरीके से उसे टेस्ट में परफॉर्म किया है, उससे उसकी मेंटल एज वहां पे कैलकुलेट होती है, और इसके बाद हम ये IQ मेजर करते हैं। ठीक है, फॉर्मूले से। स्टर्न ने इसमें MA अपॉन CA ही बताया था, बाद में टर्मन ने इसको ठीक किया था, और क्योंकि सारी वैल्यूज डेसिमल में आ रही थी तो उन्होंने इस फॉर्मूले में 100 को भी लगाया। ठीक है, कि अगर हम इनको 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें होल नंबर वैल्यूज मिलेंगी। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है IQ का, MA अपॉन CA इंटू 100, अगर MA जो है वो CA से लेस हो, ठीक है, यानी एक मान लीजिए एक बच्चा है जो 7th क्लास में पढ़ता है, लेकिन वो क्वेश्चंस जो कर पाता है वो सिर्फ 5th क्लास तक के कर पाता है, यानी उसकी जो मेंटल एज है वो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज से कम है। ठीक है, मानसिक आयु उसकी कम है, तो इस केस पे हमें वो क्या दिखाई देगा? बिलो एवरेज। ठीक है, बिलो एवरेज। एवरेज कितना होगा यहाँ पर? एवरेज कैसे निकालेंगे? अगर मानसिक आयु भी उतनी है जितनी की क्रोनोलॉजिकल एज है, MA और CA इक्वल हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 100 IQ जो है वो एवरेज मानेंगे आप। अगर मानसिक आयु कम है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज से, तो जो IQ है वो बिलो 100 चला जाएगा, 100 से नीचे आ जाएगा, यानी एवरेज से कम है, औसत से कम है IQ। और अगर मेंटल एज एक्सीड कर जाती है क्रोनोलॉजिकल एज को, यानी कि मानसिक आयु वास्तविक आयु से बड़ी है,
क्लास 7 का बच्चा है लेकिन वो क्वेश्चंस क्लास 8 या क्लास 9 तक के कर सकता है, तो इसका मतलब मानसिक आयु उसकी ज्यादा है। तो इस केस में उसका जो इंटेलिजेंस का लेवल है, उसका आईक्यू है, वो अबव एवरेज हो जाएगा, यानी 100 से ऊपर। फिर देखिए आईक्यू से जुड़ा हुआ अगर हम कर्व की बात करें तो यहाँ पर हमें मिलता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसे आप बेल कर्व भी कहते हैं। अच्छा, बेल कर्व क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शेप इसका बेल जैसा है। ठीक है, ये बेल जैसा शेप दिखाई दे रहा है आपको, ये। अब देखिए किसी भी ट्रेट, किसी भी क्वालिटी को अगर आप इस तरीके से एक कर्व पे आप देखना चाहेंगे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द पॉपुलेशन क्या है। मान लीजिए आप अपनी क्लास में बात करें, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आप एक क्लास के टीचर हैं और अपनी क्लास में कोई पर्टिकुलर ट्रेट की बात करें, आप ये देखेंगे कि जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो एवरेज ट्रेट की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे हम एक्सट्रीम्स की तरफ जाते हैं वैसे वैसे वो कम हो जाता है। जैसे आप हाइट को ले लीजिए, हाइट की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि आपकी क्लास में जो मैक्सिमम बच्चे होंगे वो एवरेज हाइट के होंगे। ठीक है, एवरेज हाइट के होंगे। बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जो काफी छोटी हाइट के होंगे, और बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत ही एक्सेप्शनली बहुत ही लंबे होंगे। हम नॉर्मल पॉपुलेशन में भी देखते हैं, आपको ज्यादातर लोग जो है दुनिया में कैसे दिखाई देंगे? एवरेज हाइट के दिखाई देंगे। जो एकदम ही लंबे होते हैं, जाइंटेंटस जिन्हें हो जाता है, वो तो आपको बहुत एक्सट्रीम पे कम ही दिखाई देंगे, और जो बिल्कुल बौने रह जाते हैं वो भी आपको बहुत कम दिखाई देंगे। तो किसी भी ट्रेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इसी तरीके से होता है। जो औसत होता है उसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन फॉल करती है जैसे जैसे हम एक्सट्रीम्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, एवरेज यानी कि ये वाला एरिया, ये एरिया जो है इसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन होगी जैसे जैसे आप एक्सट्रीम की तरफ जाएंगे। एक्सट्रीम मतलब चाहे वो एवरेज से ज्यादा हो चाहे वो एवरेज से कम हो, वैसे वैसे पॉपुलेशन कम होती जाती है। आईक्यू में भी ठीक इसी तरीके से होता है। अगर हम आईक्यू की बात करें तो जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है उसका आईक्यू क्या होगा? एवरेज। जैसे जैसे हम अबव एवरेज जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ पीपल कम होते जाएंगे, और जैसे जैसे हम बिलो एवरेज जाएंगे उसमें भी नंबर ऑफ पीपल कम होते जाएंगे। तो इसीलिए हमें बेल शेप कर्व या इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं, वो हमें मिलता है यहाँ पर। फिर देखिए आईक्यू को जो हम मेजर करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के द्वारा, तो यहाँ पर जो भी स्कोर आता है उसके लिए बहुत सारे स्केल्स दिए गए हैं। वेस्लर का इंटेलिजेंस स्केल है, टर्मन का स्केल है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के स्केल को यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्कोर्स वेरी भी करते हैं। चलिए अब टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करते हैं। ये एक चार्ट के रूप में पहले दिखाया गया है कि टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट आपके कौन कौन से हो सकते हैं। पहला हो सकता है आपका इंडिविजुअल टेस्ट, दूसरा हो सकता है आपका ग्रुप टेस्ट। ठीक है, फिर इंडिविजुअल टेस्ट यानी एक व्यक्ति के ऊपर आप परीक्षण कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल टेस्ट हो जाएगा। ग्रुप टेस्ट का मतलब है एक पूरे समूह के ऊपर आप किसी टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं तो ग्रुप टेस्ट हो जाएगा। फिर इंडिविजुअल टेस्ट भी आपका दो में डिवाइडेड होता है, वर्बल टेस्ट, दूसरा होता है नॉन वर्बल टेस्ट। वर्बल यानी शाब्दिक परीक्षण, नॉन वर्बल मतलब अशाब्दिक परीक्षण। ग्रुप टेस्ट में भी सेम यही होगा, वर्बल और नॉन वर्बल। इसके अलावा नॉन वर्बल भी आपका पेपर पेंसिल टेस्ट हो सकता है और दूसरा आपका परफॉर्मेंस टेस्ट हो सकता है। पेपर पेंसिल जहां आपको कागज और पेंसिल की जरूरत पड़ेगी, परफॉर्मेंस टेस्ट मतलब जहां आपको एक टास्क दिया जाएगा। एक बार डिटेल में देखते हैं इन सभी को। इंडिविजुअल टेस्ट यानी व्यक्तिगत परीक्षण, तो एक व्यक्ति के ऊपर जब आप कोई इंटेलिजेंस टेस्ट परफॉर्म करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं एक टाइम पे, तो वो होता है इंडिविजुअल टेस्ट। यानी किसी सिंगल पर्सन के ऊपर आपने एक टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट को एडमिनिस्टर किया है तो वो इंडिविजुअल टेस्ट कहलाएगा। इंडिविजुअल टेस्ट में हमें जरूरत पड़ती है कि जो एडमिनिस्टर कर रहा है व्यक्ति के ऊपर इंटेलिजेंस टेस्ट, वो उसके साथ एक रैपो बिल्ड करे, उसके फीलिंग्स और मूड्स को समझे, उसको शांत करवाए और उसे टेस्ट के लिए प्रिपेयर करे। इंटेलिजेंस टेस्ट में लोग ओरली भी आंसर कर सकते हैं, रिटन फॉर्म में भी दे सकते हैं, या फिर उन्हें कोई टास्क भी दिया जा सकता है जहां पर वो ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करेंगे, यानी उन्हें कोई टास्क दिया जा रहा है जहां पर वो उस काम को करके दिखाएंगे। ग्रुप टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो ये समूह परीक्षण है। जब आप एक नंबर ऑफ पीपल में, अगर आपने एक क्लास में बैठा दिया बहुत सारे बच्चों को और आप उनके ऊपर एक साथ टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा ग्रुप टेस्ट। ठीक है, ग्रुप टेस्ट में एक एक इंडिविजुअल के साथ आपको रैपो बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। आप कंबाइंड होकर सबको एक साथ इंस्ट्रक्शंस देंगे और सब उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। फिर हमने बात की थी वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट की। वर्बल यानी शाब्दिक परीक्षण। वर्बल टेस्ट आपका लिटरेट लोगों के लिए होता है, यानी कि उन्हें कोई भाषा पढ़नी लिखनी बोलनी आनी चाहिए। ठीक है, तो लिटरेट लोग यानी कि जो साक्षर लोग होते हैं वो वर्बल टेस्ट ले सकते हैं, उनके ऊपर वर्बल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। नॉन वर्बल टेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो टेस्ट के आइटम्स होते हैं वो आपके पिक्चर्स या इलिस्ट्रेशंस के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि इस तरह बना दिया जाता है ना, कि मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, ऐसे यहां पर एक डॉट बना हुआ है, फिर नेक्स्ट पिक्चर ऐसे है, फिर यहां डॉट बना हुआ है, फिर यहां पर नेक्स्ट पिक्चर है,
फिर यहाँ डॉट बनाए, अब आपसे पूछा जाएगा आगे डैश में कौन सी पिक्चर आएगी। तो इस तरह के टेस्ट आइटम्स की मैं बात कर रही हूँ। इस तरह के टेस्ट आइटम्स हमें जो रीजनिंग क्वेश्चंस में अक्सर दिखाई देते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ यही वाला क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के मैं बता रही हूँ आपको सिंबल के फॉर्म में आपके पास क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो यहाँ आपको जरूरत नहीं है साक्षर होने की, यानी कि जरूरी नहीं है आपको लिखना पढ़ना आता हो। नॉन वर्बल टेस्ट इलिटरेट पर्सन के लिए होता है, जहां पर लिखना पढ़ना जरूरी नहीं है कि उन्हें आता हो। ठीक है, इसके अलावा नॉन वर्बल टेस्ट में आपके परफॉर्मेंस टेस्ट भी आ सकते हैं। बेसिकली परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है, जहां पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन होता है, विषय, यानी कि जिसके ऊपर आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो या एडमिनिस्टर कर रहे हो। अब परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या होता है कि आपको कोई टास्क दे दिया जाएगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, आपके पास ब्लॉक्स हो सकते हैं, उस ब्लॉक से आपको कोई विशेष तरह की फिगर बनाने को कहा जा सकता है, या कोई और टास्क परफॉर्म करने के लिए कहा जा सकता है। कोई मेज हो सकती है आपके सामने, कोई पजल बॉक्स हो सकता है जिसे सॉल्व करने के लिए आपसे कहा जाए, कोई रास्ता ढूंढने के लिए आपसे कहा जाए। तो यहाँ भी आपके पास किसी रिटन लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, कोई आंसर्स आपको यहाँ पे नहीं लिखने, आपको बस सिंपली वो टास्क को परफॉर्म करना है। तो ये है आपका परफॉर्मेंस टेस्ट। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे कोर्स का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, जिसमें बहुत सारे वुडन ब्लॉक्स होते हैं और आपको पर्टिकुलर फॉर्म में इसको अरेंज करने को कहा जाता है गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। जो इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट है, ठीक है, यानी व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण। ठीक है, तो इंडिविजुअल पे परफॉर्म होंगे और यहाँ पर लिटरेट होंगे सब लोग, यानी कि जो एक भाषा है आपको पढ़नी लिखनी बोलनी आनी चाहिए। तो इसमें आ जाएगा आपका सबसे पहला विनय और साइमन टेस्ट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए विनय और साइमन टेस्ट क्या है। एक इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट है। ऐसे ही स्टैनफोर्ड विनय इंटेलिजेंस स्केल टर्मन का जो रिवीजन है ये टेस्ट है। ठीक है, ये भी आपका इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट है। फिर हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल बाय C.H. राइस, ये भी आपका क्या है, एक इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट है। बुद्धि परीक्षा अनुशीलन बाय स्टेट मनोविज्ञान शाला ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, बुद्धि परीक्षा अनुशीलन ये भी एक इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट है। और सामान्य बुद्धि परीक्षा पार्ट 1 और पार्ट 2 किसने बनाया, स्टेट ब्यूरो ऑफ एजुकेशन वोकेशनल गाइडेंस ग्वालियर ने। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, अगर आपको बुक्स में और एग्जांपल्स मिलते हैं आप देख सकते हैं। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका अलेक्जेंडर बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट। बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट का मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट होते हैं तो उन्हें आप बैटरी कहेंगे। ठीक है, बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट। फिर है भाटियाज बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट। फिर है आपका बैचलर स्केल्स, बैचलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। अच्छा, इसमें आप ध्यान रखेंगे बैचलर के ही 2 टाइप के आपके टेस्ट हैं यहाँ पर। जो WAIS थर्ड है, ठीक है, ये अडल्ट के लिए है, जो कि 17 साल से ऊपर के व्यक्तियों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। और बैचलर्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन जो है WISC, ये यूज किया जाता है चिल्ड्रन के ऊपर जो कि 6 से 16 वर्ष की आयु में होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर 5th है आपका अडेप्टेशन ऑफ बैचलर अडल्ट परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस स्केल बाय R. रामलिंग स्वामी। तो ये अडेप्ट किया गया है, मतलब इसी में कुछ चेंजेस लाकर इसे दूसरी जगह के अनुकूल बनाया गया है कि जहां पर इसे परफॉर्म किया जा सके। नेक्स्ट आएंगे ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, यानी समूह के ऊपर ये एडमिनिस्टर किए जाएंगे और साथ ही साथ वर्बल हैं, यानी कि साक्षर लोगों के ऊपर एडमिनिस्टर किए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान रखना है आर्मी अल्फा टेस्ट। ठीक है, क्योंकि एक आर्मी बीटा टेस्ट भी होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो आर्मी अल्फा टेस्ट जो है ये आपका कब यूज हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान ये डेवलप किया गया था। बहुत जल्दी यहाँ पर रिक्रूटमेंट करने थे आर्मी में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत जरूरत थी वहां पर सोल्जर्स की। तो आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पर जो टेस्ट यूज किया गया था साक्षर लोगों के ऊपर, वो था आपका आर्मी अल्फा टेस्ट। दूसरा है आपका आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो है वो डेवलप किया गया था। थर्ड है आपका ग्रुप टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी, सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षा बाय S. जलोटा, हिंदी में है ये। ठीक है, और चौथा है आपका CIE वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस बाय उदय शंकर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की, यानी ग्रुप के ऊपर परफॉर्म किए जाएंगे। लेकिन नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, मतलब यहाँ पर जो लोग हैं वो इलिटरेट है। ठीक है, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। इसमें आता है आपका आर्मी बीटा टेस्ट। ठीक है, तो ये भी आपका डेवलप कब किया गया था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान। देखिए USA को क्या करना था, सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट करना था, तो साक्षर लोगों के लिए उन्होंने आर्मी अल्फा टेस्ट किया, और जो साक्षर नहीं थे, जो इलिटरेट थे, उनके रिक्रूटमेंट के लिए उन्होंने आर्मी बीटा टेस्ट लिया। ठीक है, फिर है शिकागो का नॉन वर्बल टेस्ट। फिर है CIE का नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। और इसके बाद एक और टेस्ट आपका आता है टोगा टेस्ट। टोगा टेस्ट क्या है, टेस्ट ऑफ जनरल एबिलिटी। ठीक है, JC प्लैग्नेगन ने इसे डेवलप किया था। और बेसिकली अगर हम इस टेस्ट की बात करें तो ये बेसिक लर्निंग एबिलिटी को मेजर करता है। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस को मेजर करता है।
टोगा टेस्ट इस तरीके से डिजाइन किया गया था जहां पर ये जनरल इंटेलिजेंस को तो मेजर करता है, लेकिन जनरल इंटेलिजेंस इस टेस्ट के अकॉर्डिंग आपके स्कूल लर्न स्किल्स के ऊपर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि आपको रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक और इस टाइप की चीजें जो बेसिकली आपके एकेडमिक्स से जुड़ी हुई होती हैं, इन चीजों के ऊपर निर्भर नहीं करती। जनरल इंटेलिजेंस आप कहां से मेजर करेंगे? जो आपकी बेसिक लर्निंग एबिलिटी है, ठीक है, जहां आप इंफॉर्मेशन आपको दी जाए तो उससे आप रीजनिंग क्या निकाल पाते हैं, किस तरह से आप तर्क दे पाते हैं, जो बेस्ड इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर आधारित आप किस तरीके से अपनी इंटेलिजेंस और रीजनिंग को यूज करते हैं, उसके ऊपर आधारित ये टेस्ट था, ठीक है, ना कि आपके एकेडमिक नॉलेज से रिलेटेड नहीं था। तो टोगा टेस्ट ऑफ जनरल एबिलिटी। अब देखिए जल्दी से बात कर लेते हैं कि ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट है इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहला तो है, देखिए ये सिलेक्शन के टाइम पे यूज किया जाता है। जो इंटेलिजेंस टेस्ट लिए जाते हैं, चाहे वो एजुकेशनल फील्ड में हो या प्रोफेशनल आपके स्किल्स यहाँ पर मेजर करने हो, तो वहां पे कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने के लिए वहां पर आप इंटेलिजेंस टेस्ट का यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर्स को अपने क्लासरूम में क्लासीफाई करना होता है कि कौन बच्चे कितना इंटेलिजेंस लेवल रखते हैं, ताकि वो होमोजेनस ग्रुपिंग कर सके, समूह बना सके एक जैसे इंटेलिजेंस वाले बच्चों की, ताकि उन्हें पढ़ाने में इजी हो और वो देख सके कि कौन से बच्चों पे मुझे ज्यादा ध्यान देना है। फिर यूज इन असेसमेंट फॉर प्रमोशन। तो जब प्रमोशन यानी एक क्लास से दूसरी क्लास में आपको प्रमोट किया जाता है, तो वहां भी आपके जो अचीवमेंट टेस्ट लिए जाते हैं, ठीक है, बेसिकली आपके जो एकेडमिक एग्जाम्स या टेस्ट वगैरह हो गए, उनके साथ साथ कभी कभी इंटेलिजेंस टेस्ट यूज किए जाते हैं। फिर है यूज इन प्रोविजन ऑफ गाइडेंस। तो गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए भी इंटेलिजेंस टेस्ट का यूज किया जाता है। तो बेसिकली इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है कौन से फील्ड में कोई अच्छा होगा या किसकी इंटेलिजेंस लेवल कितना है, तो उसको फिर उसी तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड की जाए। फिर है यूज फॉर इम्प्रूविंग द लर्निंग प्रोसेस। तो जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें सुधार लाने के लिए भी इंटेलिजेंस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। टीचर्स के लिए हेल्पफुल हो जाता है जब वो इंटेलिजेंस टेस्ट लेती हैं, तो उन्हें समझ में आ जाता है किस बच्चे का लेवल क्या है, तो किस तरीके से मुझे अपनी टीचिंग लर्निंग को प्लान करना है, क्या मेथड्स अपनाने चाहिए। हर बच्चे की लर्निंग स्टाइल भी डिफरेंट होती है। अगर बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल कम है तो हमें ज्यादा टीचिंग एड्स और मीडिया का यूज करके बच्चों को सिखाना है, तो एकदम इस तरह के डिसीजंस लेने में टीचर को हेल्प मिल जाती है। डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है। तो बेसिकली इंटेलिजेंस टेस्ट के बेसिस पे आप किसी के जो मेंटल फंक्शनिंग है, उसका मानसिक रूप से कितना अच्छे से कार्य कर रहा है वो, ठीक है, उसका मानसिक स्तर जो है वो कितना है या किस तरीके से वो फंक्शनिंग हो रही है उसकी, उस पे भी डायग्नोसिस करने यूज होता है। फिर है यूज इन रिसर्च वर्क। इसके अलावा आपके जो रिसर्च वर्क होता है उसमें भी इंटेलिजेंस टेस्ट यूज किए जाते हैं। इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, यहाँ पर इंटेलिजेंस टेस्ट का यूज करके आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। फिर मिसयूज क्या हो सकता है इंटेलिजेंस टेस्ट के, कि पुअर परफॉर्मेंस अगर कोई देता है इन टेस्ट में तो एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है। बेसिकली आप ना हमेशा के लिए लेबल लगा देते हो बच्चे के ऊपर कि भाई तेरे तो आईक्यू लेवल ही इतना है, ठीक है। हालांकि उस टेस्ट में उस समय हो सकता है वो अच्छा परफॉर्म ना कर पाया, लेकिन बाद में भी नॉलेज गेन करते करते, चीजों को सीखते सीखते बच्चा समझदार हो चुका है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक स्टिग्मा अटैच कर देते हैं, एक लेबल लगा देते हैं, तुम्हारा आईक्यू तो इतना है, तुम तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर है सेकेंड, टेस्ट में इनवाइट डिस्क्रिमिनेटिंग प्रैक्टिसेस फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स इन द सोसाइटी। अब जैसे वही हमने बात करी कि लेबल लगा देते हैं, तो इसके कहीं ना कहीं पेरेंट्स का, टीचर्स का और हमारे जो बड़े होते हैं उनका जो एक रवैया होता है वो हमारी तरफ बड़ा अलग तरीके का हो जाता है। वो हमें हमेशा डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जो इसका लेवल तो इतना है, इसका आईक्यू लेवल इतना है। फिर है तीसरा, एडमिनिस्ट्रिंग अ टेस्ट बायस इन फेवर ऑफ मिडिल क्लास एंड हायर क्लास पॉपुलेशन मे अंडर एस्टिमेट द आईक्यू ऑफ चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अगर टेस्ट लिया जा रहा है, उस टेस्ट के जो आइटम्स है वो किसी एक पर्टिकुलर क्लास के, हायर क्लास या मिडिल क्लास के फेवर में है, ठीक है, और वहां एक लोअर क्लास से आया हुआ बच्चा भी बैठा हुआ है, हम सोसाइटी के लोअर क्लास या स्टेटस की बात कर रहे हैं, इनके रहन सहन में भी फर्क होता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो भाई हायर क्लास के या मिडिल क्लास के लोगों ने देखी हुई है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोअर क्लास के बच्चे ने देख नहीं रखी है, तो हो सकता है वो उन टेस्ट आइटम के साथ रिलेट ना कर पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका आईक्यू कम है, ठीक है। कॉमन सेंस, आईक्यू, इसका जो है सोसाइटी के लेवल्स या हायर क्लास या लोअर क्लास से कोई भी लेना देना नहीं होता। लोअर क्लास ने देखे भी नहीं है तो वो रिलेट ही नहीं कर पाएगा, वो आंसर ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसा जब बायस टेस्ट अगर होगा तो उस केस में जो रिजल्ट्स हैं वो गलत भी आ सकते हैं। ये एक तरह का मिसयूज है इंटेलिजेंस टेस्ट का। हम इसके बेसिस पे लोअर सेक्शन या डिसएडवांटेज सेक्शन को आईक्यू में कम नहीं ठहरा सकते। तो ये है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इंटेलिजेंस की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी थ्योरीज हमने कवर की हुई हैं, आप
प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा भी सीटेट से रिलेटेड और कंटेंट भी हमारे इस चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सब मिल जाएगा। आने वाले सीटेट के लिए हमने ऑलरेडी एक कोर्स चलाया हुआ है हमारे अचीवर्स ऐप पर, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे मॉक टेस्ट वगैरह लेना चाहते हैं तो वो भी आपको अचीवर्स ऐप में मिल जाएंगे। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में मैं सारी पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को टैप कर लीजिएगा, जिससे मेरे सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।